बच्चों, आज हम आपको रेखीय आवर्धन पढ़ाएंगे। देखिए, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि लेंस की भिन्न भिन्न स्थितियों में या दर्पणों की भिन्न भिन्न स्थितियों में कहीं प्रतिबिंब छोटा बनता था, कहीं बड़ा बनता था। क्लियर? तो वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब का आकार, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब का आकार की माप जो की जाती है वो रेखीय आवर्धन से की जाती है, लीनियर मैग्नीफिकेशन से की जाती है। मतलब लेंस ने या दर्पण ने प्रतिबिंब कितना बड़ा या छोटा बनाया, इसका हमें पता किससे लगता है? रेखीय आवर्धन से पता लगता है। अब बच्चों, रेखीय आवर्धन होता क्या है? देखिए, ये हमने कल भी डिस्कस किया था। ये हमारे पास एक उत्तल लेंस है, ऐसे ये उत्तल लेंस है। इसके सामने हमने वस्तु रखी AB, तो इससे प्रकाश की किरण चलेगी। इससे आप दो प्रकाश की किरणें चलाएंगे, एक तो मुख्य अक्ष के समांतर, ये बेटा मुख्य अक्ष बताई थी मैंने, एक मुख्य अक्ष के समांतर, वो लेंस द्वारा अपवर्तन के पश्चात तिरछी हो जाएगी, मतलब अपने पथ से विचलित हो जाएगी। और दूसरी जो किरण चलाएंगे वो प्रकाशीय केंद्र से जानी चाहिए। ठीक है? तो प्रकाशीय केंद्र मान लो पोल है, P लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्ट्रेट जाती है, तो जहाँ पर ये मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। आज हम उससे आगे चलेंगे। तो देखिए, ये वस्तु हुई और ये बच्चों क्या हुआ? प्रतिबिंब। अब हमें कैसे पता लगे कि प्रतिबिंब बड़ा बना वस्तु के आकार से या छोटा बना? तो आप क्या करिए, प्रतिबिंब की लंबाई को भाग कर दीजिए वस्तु की लंबाई से। किससे भाग कर दो? प्रतिबिंब की लंबाई को वस्तु की लंबाई से भाग कर दो, मतलब A' B' को AB से भाग कर दो। अब यदि ये 1 आता है तो निश्चित सी बात है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है। यदि ये 1 से छोटा आता है तो इसका मतलब क्या है? 1 से छोटा आता है, इसका मतलब क्या है कि प्रतिबिंब छोटा है किससे? वस्तु से। ठीक है? और यदि 1 से बड़ा आता है तो इसका मतलब प्रतिबिंब बड़ा है किससे? वस्तु से। तो रेखीय आवर्धन क्या हुआ? किसी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्लियर होगी डेफिनेशन? तो क्या परिभाषा हुई? देखिए, मैं लिख देता हूं, किसी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक? इसे M से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हो रहा है बच्चों इतना? तो रेखीय आवर्धन, M बराबर प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई को बच्चों हम कहते हैं I और वस्तु की लंबाई को हम कहते हैं O। तो M बराबर I/O।
ठीक है बच्चों। अब हम इसका सूत्र निकालते हैं। देखिए, आप इन दोनों त्रिभुजों को देखिए, त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी तथा त्रिभुज ए पी बी में ये समरूप है। देख लो, ये कोण इसके बराबर शीर्षाभिमुख कोण, ये 90, तो ये 90, और ये कैसे कोण हुए बच्चों, ये एकांतर कोण हुए। तो तीनों कोण बराबर हो गए त्रिभुज के, इसलिए त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप। तो आप ये कहेंगे कि कोण ए पी बी, ए डैश पी बी डैश बराबर कोण ए पी बी। क्यों है बराबर, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। और क्या बात बराबर हुई बच्चों, कोण बी डैश ए डैश पी बराबर कोण बी ए पी, प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री, और कोण ए डैश बी डैश पी बराबर कोण ए बी पी। ये कैसे कोण है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। इसलिए त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, ये बेटा समरूप का चिन्ह होता है त्रिभुज ए पी बी के। और जब समरूप हैं तो हम ये कह सकते हैं कि, देखिए, हम ये कह सकते हैं कि इसका लंब अपॉन इसका लंब बराबर इसका आधार अपॉन इसका आधार। इसलिए ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू ए डैश पी अपॉन ए पी। अब देखो बेटा, ये हमारी आई है, और मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद चिन्ह परिपाटी बताने वाला हूँ। ये माइनस की लेंगे, ये ओ है, ये प्लस की लेंगे। कैसे लेंगे वो मैं अभी आपको बता दूंगा, ये यू माइनस का और वी प्लस का। तो ए डैश बी डैश क्या हो गया, माइनस आई, ए बी क्या हो गया, ओ बराबर ए डैश पी हो गया वी अपॉन ए पी हो गया माइनस यू। इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो आई अपॉन ओ किसके बराबर है, एम के बराबर है। तो एम बराबर आई अपॉन ओ बराबर वी अपॉन यू। ये बेटा हमारे पास फॉर्मूला आ गया, देखिए, आवर्धन का। अब जब हम उस दिन प्रतिबिंब डिस्कस कर रहे थे तो हमने दो प्रकार के प्रतिबिंब बताए थे, एक तो वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। अपवर्तन के पश्चात जहाँ पर किरणें वास्तव में मिलती है वहाँ पर हमें वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, और जहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं वहाँ आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो ये नोट लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको आइडिया होगा, न्यूमेरिकल में बहुत काम आने वाला है। क्या, नंबर 1, यदि प्रतिबिंब वास्तविक, जो प्रतिबिंब वास्तविक होता है वो उल्टा होता है, वह उल्टा हो, यदि प्रतिबिंब वास्तविक वह उल्टा हो तो m रेखीय आवर्धन m का मान ऋणात्मक, कैसा, ऋणात्मक लेना चाहिए। क्लियर। नंबर 2, यदि प्रतिबिंब सीधा और आभासी हो, आभासी हमेशा सीधा होता है,
सीधा और आभासी हो, सीधा और आभासी हो तो m का मान धनात्मक लेना चाहिए। क्लियर बच्चों? ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए मैं आपको चिन्ह परिपाटी समझाता हूं कि चिन्ह परिपाटी आप कैसे लेंगे। तो बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाता हूं और उसको ही आपको फॉलो करना है। देखिए बेटा, चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। देखिए आप बच्चों जानते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति आपने पढ़ी होगी, तो आप लेंस के बिल्कुल ध्रुव को, पोल को, प्रकाशिक केंद्र को, उसे ओरिजिन मानिए, मूल बिंदु मानिए और इस तरह से बढ़ाएंगे आप और इस तरह से बढ़ाएंगे आप। ये वाई एक्सिस हुआ, ये माइनस वाई, ये प्लस एक्सिस और ये माइनस एक्सिस। तो बिल्कुल सीधी सीधी सी बात हो गई कि जिस एक्सिस की तरफ कोई दूरी हो उसका चिन्ह उस निर्देशांक के अनुसार लिया जाएगा। जैसे आप ये देखिए कि ये धन एक्स एक्स है, तो इसके अनुदिश दूरियां कैसी ली जाएंगी? पॉजिटिव। इसके अलोंग दूरियां कैसी ली जाएंगी? पॉजिटिव। जैसे v का मान हमने कैसे लिया? इसके अलोंग ही तो नापा हुआ हमने। देखो v को हमने ऐसे तो नापा, ऐसे, तो ये कैसी लिया जाएगा? v पॉजिटिव। अब इससे जब हम u मान नापेंगे, वस्तु की दूरी नापेंगे, तो हम ऐसे चलेंगे माइनस एक्स एक्स की ओर, ऐसे तो चलेंगे ऐसे, तो इसको हम क्या लेंगे? माइनस का। वस्तु हमने ये खड़ी की है, तो ये वस्तु की लंबाई किसके अनुदिश हुई? वाई एक्सिस की अनुदिश हुई। क्लियर? तो यहाँ पर हम वाई एक्स के अनुदिश दूरियों को कैसी लेते हैं? पॉजिटिव। तो हमने ओ कैसा लिया हुआ है? पॉजिटिव। और माइनस वाई एक्स की तरफ को हम कैसा लेते हैं? दूरी नेगेटिव। तो हमने वाई को प्रतिबिंब की लंबाई ए डैश बी डैश को कैसा लिया हुआ है? बताओ, इसे हमने नेगेटिव लिया हुआ है। तो अब आपको ये चिन्ह परिपाटी समझ में आ गई होगी। फिर से मैं समझा देता हूं बच्चों। आप लेंस चाहे कोई सा भी हो, लेंस के प्रकाशिक केंद्र को मूल बिंदु मानिए और ये क्षैतिज रेखा ये x और ये माइनस एक्स, ये ऊपर की तरफ y और ये नीचे की तरफ माइनस वाई। तो जो दूरियां जिस अक्ष के अनुदिश होंगी, जैसे हम वस्तु की दूरी नापेंगे तो हम मूल बिंदु से वस्तु को नापेंगे तो माइनस एक्स अक्ष की तरफ चलेंगे, इसलिए माइनस की। वस्तु की लंबाई नापेंगे हम प्लस वाई एक्स की तरफ चलेंगे, तो इसलिए वाई कैसा, ओ कैसा हुआ वस्तु की लंबाई? पॉजिटिव। अब हम यहाँ पर इस केस में प्रतिबिंब की लंबाई देखेंगे, प्रतिबिंब कैसा बना? नीचे की ओर, वास्तविक उल्टा बना है, तो आई का मान कैसा हुआ? माइनस वाई एक्स की तरफ है, माइनस का हुआ। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब चूंकि पीछे बन रहा था, ऐसे नापेंगे तो ये पॉजिटिव हुई। यदि मान लो हमारा प्रतिबिंब बच्चों ऐसे बनता, सीधा और आभासी, तो आई का मान पॉजिटिव होता। क्लियर? और यदि इधर ही बनता, सीधा और आभासी, तो y का मान, आई का मान ही नेगेटिव पॉजिटिव होता और ये v का मान भी नेगेटिव होता। तो आपको दूरियों का आइडिया लग गया होगा। गुड। और दो बात आप मेरी हमेशा याद रखेंगे, f पॉजिटिव किसके लिए? उत्तल लेंस के लिए। उत्तल लेंस हो, उत्तल दर्पण हो, उत्तल सतह के लिए कैसा होगा? बोलो, f पॉजिटिव। और f कैसा होगा? नेगेटिव। किसके लिए? अवतल के लिए। ठीक है बेटा? चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो। अब दर्पण तो हमारे यहाँ सिलेबस से निकाल ही दिया गया, तो अब तो हमें लेंस ही पढ़ना है। अब मैं आपको एक प्रॉब्लम के द्वारा, एक एग्जाम्पल के द्वारा ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। अब बच्चों हम एक एग्जाम्पल की सहायता से आपको ये सब क्लियर करते हैं।
ये इस प्रश्न में कह रहा है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु रखी है, प्रतिबिंब की लंबाई व प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों सॉल्यूशन क्या कहता है हमसे कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। तो आप पहले क्वेश्चन पढ़ के ही अपने माइंड में स्ट्रक्चर बना लिया करो। क्या कह रहा है, इसकी उत्तल लेंस से तो फोकस दूरी कैसी हो गई, प्लस की हो गई 10 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु कहाँ रखी है, 20 सेंटीमीटर। तो यू कितना हो गया बोलो, 20 सेंटीमीटर माइनस कर लेंगे इसे। 4 सेंटीमीटर लंबाई की ये वस्तु की लंबाई होगी ओ, 4 सेंटीमीटर से हम प्लस की लेते ही हैं। प्रतिबिंब की लंबाई मतलब हमें आई ज्ञात करनी है, और प्रकृति मतलब यदि आई नेगेटिव आएगा तो नीचे बनेगा, उल्टा होगा, और आई यदि पॉजिटिव आएगा तो ऊपर बनेगा, तो वो सीधा होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें हम पहले हमें V निकालना होगा, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी होगी। तो देखिए लेंस समीकरण से क्या फार्मूला हमारे पास, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f 10 हुआ, 1/v हमें फाइंड आउट करना है, माइनस 1/u माइनस का 20। तो माइनस माइनस से प्लस हो गया, तो 1/10 बराबर 1/v प्लस 1/20। इसको इधर लाओ, तो 1/10 माइनस 1/20 इक्वल टू 1/v। एलसीएम कितना हो गया 20, तो 2 माइनस 1 बराबर 1/v। तो देखो 1/20 आएगा, तो v बराबर कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। v कैसा आया, प्लस का। इससे क्या जाहिर हो रही है कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो पीछे बनेगा, पॉजिटिव आ रहा ना v का मान। अच्छा, अब चूंकि m बराबर किसके, I/O बराबर V/U। m बराबर किसके, ठीक है, I/O बराबर V/U। अब I की वैल्यू तो हमें निकालनी है। O कितना हो गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर, V कितना है 20, और U कितना है माइनस का U कितना है हमारे पास माइनस का, बोलो 20 सेंटीमीटर। तो माइनस से माइनस कट, 20 से 20 कैंसिल हो गया, तो I बराबर -4 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की लंबाई भी कितनी होगी बोलो, 4 सेंटीमीटर ही होगी। लेकिन अब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, लेंस के पीछे, माइनस का है तो इसका मतलब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो आंसर आप ऐसे देंगे कि प्रतिबिंब 4 सेंटीमीटर लंबाई का 4 सेंटीमीटर लंबाई का वास्तविक और उल्टा होगा। अब आपको ये बच्चों समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए, अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं, और वो है लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। देखिए बच्चों, आपने पढ़ा है कि उत्तल लेंस जो होता है वो किरणों को डाइवर्ज कर देता है, वो कन्वर्ज कर देता है, सिकोड़ देता है। आपने ये एक्सपेरिमेंट भी किया होगा छोटे छोटे बच्चों से। वो एक उत्तल लेंस लेते हैं जो फ्रेम में आता है, और उसे कागज़ के टुकड़े फोकस करते हैं और सूर्य की किरणों से उसे जला देते हैं।
कागज के टुकड़े को। तो उसका कारण ये है कि उत्तल लेंस जो होता है बच्चों, वो प्रकाश की समांतर किरणों को क्या कर देता है, वो लोग कन्वर्ज करता है, सिकोड़ता है इस तरह से, ठीक है। जबकि उत्तल लेंस क्या करता है, इसके ठीक विपरीत प्रकृति होती है इसकी, ये डाइवर्ज करता है, फैला देता है ऐसे। ये प्रकाश की किरणें आई तो इन्हें क्या कर देगा, ऐसे डाइवर्ज कर देगा, ठीक है, अपसरित कर देगा, ये अभिसरित कर देगा। तो किसी लेंस की अभिसरण या अपसरण करने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। या देखिए, जितना ज़्यादा कोई लेंस प्रकाश किरणों को मोड़ेगा उतनी उसकी क्षमता ज़्यादा होगी। तो क्या परिभाषा हुई, किसी लेंस की प्रकाश किरणों को अभिसरण अथवा अपसरण करने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। और इसे नापते कैसे हैं बच्चों, आप किसी लेंस की फोकस दूरी मीटर में नाप लीजिए और उसका व्युत्क्रम कर दीजिए, तो वो लेंस की क्षमता की माप होगी, मेजर होगा। तो किसी लेंस की, क्या डेफिनेशन हुई इसकी, किसी लेंस की प्रकाश किरणों को अभिसरित मतलब सिकोड़ना, अथवा अपसरित मतलब फैलाना करने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, क्लियर। किसी लेंस की क्षमता, किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी में, उसकी मीटर में व्यक्त फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। ठीक है, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर 1/f किस में होनी चाहिए, मीटर में। फोकस दूरी किस में होनी चाहिए बच्चों, मीटर में। और यदि ये सेंटीमीटर में है तो 100 से गुणा कर देंगे, या इसे 100 से भाग करेंगे, 100 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में व्यक्त हो तो P बराबर 100/f सेंटीमीटर। ये बच्चों f को 100 से भाग करेंगे ना तो 100 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। मात्रक इसका होता है मीटर इनवर्स अथवा व्यापारिक मात्रक डायोप्टर। मात्रक मीटर इनवर्स अथवा डायोप्टर।
मीटर इनवर्स अथवा डायोप्टर। क्लियर हो गया ये? चलिए, तो देखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती है तो उसकी क्षमता भी प्लस में होगी, ठीक है। और अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस की होती है तो उसकी क्षमता भी माइनस की होगी, ठीक। जैसे मैं एक एग्जाम्पल कर रहा हूं आपको, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। इस लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। इस लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो देखिए सॉल्यूशन बहुत आसान। क्या दी हुई है? लेंस की फोकस दूरी f। कैसा लेंस है? उत्तल है तो पॉजिटिव लेंगे 50 सेंटीमीटर। क्या निकालनी है? पावर। तो चूंकि P बराबर 1/f मीटर में, तो 1/f का मान 50 हुआ, डिवाइडेड बाय 100 कर लो इसे, तो 100 से ऊपर गुणा हो जाएगी, 100/50 तो कितनी आ गई? +2 डायोप्टर। तो ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद में देखते हैं लेंसों का संयोजन। दो पतले लेंसों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेस। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। दो पतले लेंसों का संयोजन। दो पतले लेंसों का संयोजन। combination of two thin lenses. Combination of two thin lenses. देखिए ये दो लेंस हैं, पतले लेंस हैं दो। ये लेंस L1 और ये लेंस L2। इसकी फोकस दूरी F1 और इसकी फोकस दूरी F2। इनको हमने संपर्क में रखा है, ठीक है। यहाँ पर हमने एक बिंदु वस्तु रखी है O। इस लेंस के लिए, L1 लेंस के लिए, इसका प्रतिबिंब I डैश बन रहा है। मतलब यदि हम एक ही लेंस रखें तो प्रतिबिंब हमारा, ये L1 लेंस ही रखें तो प्रतिबिंब हमारा I डैश बनेगा, ठीक है। अब हमने बच्चों दूसरा लेंस इससे सटा कर रखा, तो दूसरा लेंस हम जैसे सटा कर रखते हैं तो प्रतिबिंब हमारा यहाँ I पर बनता है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इस प्रतिबिंब ने इस लेंस L2 के लिए वस्तु का कार्य करा। इस प्रतिबिंब I डैश ने L2 लेंस के लिए किसका कार्य किया बच्चों? वस्तु का कार्य किया। और इसका अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन गया? बोलो, इसका अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बना? I पर। तो इस लेंस के लिए ये वस्तु और ये इसका प्रतिबिंब। क्लियर? अब यदि हम दोनों लेंसों को देखेंगे, दोनों लेंसों को साथ में मिलाकर रखकर देखेंगे तो हमें O वस्तु का प्रतिबिंब I दिखाई देगा। क्लियर? तो जब एक प्रतिबिंब दूसरे के लिए वस्तु का कार्य करना पड़े तो हम चिन्ह परिपाटी नहीं लेते। मान लो इस लेंस की ये दूरी U बिंदु वस्तु से लेंस संयोजन की, और ये दूरी V
ये दूरी v और ये दूरी v डैश। चित्र में आप इन्हें स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो माना दो पतले लेंस, माना दो पतले लेंस L1 और L2 परस्पर संपर्क में रखे जाते हैं। संपर्क में रखे जाते हैं, जिनकी फोकस दूरियां क्रम से F1 और F2 हैं। जिनकी फोकस दूरियां क्रम से F1 और F2 हैं। क्लियर? देखिए, L1 लेंस के लिए चित्रानुसार लिख देंगे तो बहुत अच्छा। चित्रानुसार ऐसे L1 लेंस के लिए O बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब, O बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब I डैश बनता है। तब लेंस समीकरण से वही लगाओ बच्चों, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f की जगह F1 लेंगे इस लेंस के लिए, बराबर 1/v की जगह v डैश, क्योंकि इसके लिए प्रतिबिंब वहाँ बना I डैश पर, माइनस 1/u। इक्वेशन नंबर 1। अब L2 लेंस के लिए I डैश वस्तु का कार्य करता है जिसका अंतिम प्रतिबिंब I बनता है। तब देखिए, लेंस समीकरण से, तो क्या आ गया, 1/f2 बराबर 1/v माइनस u का काम किसने करा, v डैश ने, तो माइनस 1/v डैश। ये समीकरण नंबर 2। अब आप इन दोनों समीकरण को जोड़िए। समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड, तो देखिए बाएं पक्ष में 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। ये कैंसिल होगी टर्म, तो क्या बचा, 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/u। इक्वेशन नंबर 3। इतना समझ में आ रहा है बच्चों? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? अब यदि हम इस लेंस संयोजन को, इस पूरे लेंस संयोजन को एक लेंस मान लें और वो लेंस f फोकस दूरी का हो और इसकी क्या विशेषता हो कि ये O बिंदु वस्तु पर रखी, O बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाए, I पर बनाए ऐसे।
ये U हो और ये V हो, तो तब ये लेंस इस लेंस संयोजन के समतुल्य है। ठीक है, तो यदि ये फिगर बनाना, यदि यह लेंस संयोग, यदि यह लेंस संयोग एक ऐसे लेंस से विस्थापित किया जाए, प्रतिस्थापित लिखो, प्रतिस्थापित किया जाए, प्रतिस्थापित किया जाए जो O बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब, O बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाए, बोलो, I पर बनाए या I बनाए, तब इस लेंस की फोकस दूरी, तब इस लेंस की फोकस दूरी तो बेटा ये आ गई 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, इक्वेशन नंबर 4। अब क्या कर लीजिए, समीकरण 3 और 4 की तुलना करिए। समीकरण 3 और 4 से समीकरण 3 और 4 से समीकरण 3 और 4 से क्या आ गया बच्चों, 1/f, दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड एक जैसी है, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, तो ये लेंस संयोग का सूत्र है। यदि संपर्क में रखे, यदि संपर्क में रखे लेंसों की क्षमताएं क्रम से P1 और P2 हों, P1 और P2 हों, तब संयुक्त लेंस की क्षमता, तब संयुक्त लेंस की क्षमता, देखिए बच्चों, P बराबर भाई 1/f तथा P1 बराबर 1/f1 और P2 बराबर 1/f2। तो क्या आ गया फार्मूला, बोलो, P बराबर P1 प्लस P2, P बराबर P1 प्लस P2। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल से इसे क्लियर कर देता हूं, नोट कर लिया होगा आपने। देखिए एग्जाम्पल, ये 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। संपर्क में रखे रखे दो पतले लेंसों के, दो पतले
लेंसों के, दो पतले लेंसों के युग्म की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है। कितनी है? 80 सेंटीमीटर है। यदि इनमें से एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो दूसरे लेंस की क्षमता क्या है? तो दूसरे लेंस की क्षमता क्या है? ठीक है बेटा, अब इससे ये आपको और क्लियर कर देता हूं मैं। देखिए क्या दिया उसने हमें, संपर्क, ये 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के युग्म की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है। गिवन क्या दिया हुआ है? संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, अभिसारी उसने अपसारी को जिक्र नहीं किया तो 80 सेंटीमीटर अभिसारी मानिए। उनमें से एक लेंस की फोकस दूरी f1 हमें दे रखी है 20 सेंटीमीटर, दूसरे की क्षमता पूछ रहा, P2 का मान पूछ रहा है। तो पहले f2 तो निकले। तो देखिए लेंस संयोग के सूत्र से, लेंस संयोग के सूत्र से वन अपॉन एफ बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। तो 1/f, f कितना है 80 बराबर 1/f1 कितना है 20 प्लस 1/f2। इसको इधर लाओ बच्चों, तो 1/80 माइनस 1/20 बराबर 1/f2। एलसीएम 80, 1 माइनस 4 बराबर 1/f2, या f2 बराबर माइनस 80/3 हो जाएगा सेंटीमीटर। भाई माइनस का कितना आएगा? 3/80 आएगा। जब f का निकालेंगे तो उल्टा ना हो जाएगा मान। अब P2 बराबर 1/f2 या P2 बराबर 1/f2 की वैल्यू रखिए माइनस 80/3, और ये सेंटीमीटर में है तो इसे मीटर बदलेंगे बटे 100। तो ये P2 बराबर क्या आ गया? माइनस 300/80, 0 0 कैंसिल। तो P2 बराबर माइनस 8 या 24, कितना बचा? 6, 8 7 56, कितना बचा? 4, 8 5 40 डायोप्टर। आया समझ में? इस तरह से आप इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लगाएंगे। आज की कक्षा में बच्चों इतना ही। अगली कक्षा में मैं आपको इससे आगे पढ़ाना शुरू करूँगा। इसे ध्यान से देखिए और इसके नोट्स लीजिए। वेरी वेरी थैंक्स।